हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चैप्टर का नाम बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन चैप्टर है बहुत ईजी। क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये जो आपको पूरा नाम दिख रहा है चैप्टर का, इससे घबराइए मत। क्या है इस चैप्टर में? ये जो 5 रिसोर्सेस आपको दिख रहे हैं, लैंड, सोइल, वाटर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें कंजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या हम पढ़ेंगे, एक एक रिसोर्सेज के बारे में क्या हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम लैंड से शुरुआत करेंगे। तो लैंड क्या होती है, कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी अर्थ पर, क्या इसका यूज़ है, कौन कौन से फैक्टर इसकी यूटिलिटी को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लैंड को कंजर्व कैसे किया जाए, कंजर्वेशन मेजर्स भी हम देखने वाले हैं। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज से, जो क्या है, लैंड। लैंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लैंड क्या होती है, जितना भी हार्ड सरफेस है, लिथोस्फीयर जो है, उसी के अंदर क्या आता है, लैंड आती है। ठीक है, और पूरी अर्थ में अगर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कितनी लैंड है पूरी धरती पर, तो मान लेते हैं ये पूरी अर्थ का 100% पार्ट है। ठीक है, पूरी अर्थ का 100% पार्ट है, जिसमें 70% पानी है और 30% लैंड है। 29% है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, 30% लैंड है। अब ये जो आपको जानकर हैरानी होगी कि 30% लैंड में से भी 30%, यानी कि पूरी लैंड का केवल 30% एरिया ही 90% पॉपुलेशन के लिए रहने योग्य है। ठीक है, यानी कि 30% एरिया में ही 90% पॉपुलेशन रहती है। बाकी जो 70% एरिया है, लैंड एरिया, वहाँ पर या तो रग्ड टोपोग्राफी है, या डेजर्ट एरिया है, थिक फॉरेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड है या तो वो एरिया, या फिर अनइनहेबिटेबल है। इसीलिए 30% में ही 90% पॉपुलेशन रहती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब लैंड की बात करें तो लैंड दो तरीके से होती है। तो प्राइवेट लैंड हो सकती है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ओन की जाती है, या फिर कम्युनिटी लैंड होती है। कम्युनिटी लैंड का मतलब है कि किसी कम्युनिटी के द्वारा कॉमन यूज़ के लिए उस लैंड का कॉमन यूज़ के लिए वो लैंड उपयोग में आती है। ठीक है, कॉमन यूज़ मतलब जैसे एनिमल फूड के लिए, हर्ब्स के लिए। तो इस तरीके से कम्युनिटी लैंड होती है जो कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाती है। प्राइवेट लैंड किसी एक व्यक्ति के द्वारा ओन की जाती है, प्राइवेट होती है। ठीक है, लैंड के यूजेस की बात करें, क्या क्या यूज़ होते हैं लैंड के, तो हमें पता ही है लैंड के क्या यूज़ होते हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री होता है, माइनिंग होता है, हाउस, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सभी यूज़ हैं लैंड के। और इसके जो यूज़ है उसको कौन अफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड की यूटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर्स में दो तरीके के फैक्टर्स आते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर्स और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स का मतलब है जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो फैक्टर। जैसे कि अगर हम बात करें, क्लाइमेट हो गया, या फिर सोइल हो गया। ठीक है, तो ये नेचुरल फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उसकी यूटिलिटी को। और अगर ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो ह्यूमन फैक्टर में क्या आता है, पॉपुलेशन आती है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कुछ समझ नहीं आया तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए दो व्यक्तियों का एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास एक ज़मीन है जहाँ पर वो सिंपल तरीके से खेती करता है, किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करता है। वहीं दूसरी जगह हम बात करें, एक व्यक्ति है जिसके पास ज़मीन है तो वो क्या करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, बहुत सारी मशीनरी का यूज़ करता है, यानी कि सारी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है। इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन सेम लैंड पर, सेम अमाउंट ऑफ लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, दूसरे व्यक्ति का होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंड की यूटिलिटी में। ठीक है, अब ये लैंड के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या लैंड से रिलेटेड, ये जो इतना प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है तो क्या इसके सामने प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें
तो सबसे पहला है डिग्रेडेशन, यानी कि सबसे पहला क्या है कि लैंड हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। डिग्रेडेशन तो बाद में आता है, पहले इम्पोर्टेंट बात करें तो लिमिटेड लैंड है हमारे पास, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि वो ज़बरदस्ती लैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंक्रोचिंग लैंड की होती है, इंक्रोचिंग, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर हम बात करें डिग्रेडेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लैंड की क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम्स है लैंड से रिलेटेड, तो डेजर्टिफिकेशन है, यानी कि उस लैंड को हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा इतना प्रीशियस रिसोर्स है तो उसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो डिजर्टिफिकेशन, ये सभी इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, प्रॉब्लम्स है। तो अब लैंड को कंजर्व कैसे किया जाए, तो कंजर्वेशन मेजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो आता है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब है वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ पौधे लगाकर हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन का मतलब होता है जो लैंड है जहाँ पर जो कोई यूज़ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको हम यूज़फुल बना सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, कंजर्वेशन ही तो होगा लैंड का, वाइजफुल यूटिलाइजेशन होगा, वो हमारे काम आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि जो ओवर ग्रेजिंग होती है, ओवर ग्रेजिंग को चेक करना, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग अगर होगी तो लैंड क्या होगी, डिग्रेड होगी, ख़राब होगी, ठीक है। तो ये, और फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो रेगुलेटेड यूज़ उनका होना चाहिए, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तो ये कुछ कंजर्वेशन मेजर्स हैं जिससे हम हमारे प्रीशियस रिसोर्स लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंड रिसोर्स की हम बात करेंगे, और सेकेंड रिसोर्स क्या है हमारा, सोइल। तो आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। और भी चैप्टर्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है, आसानी से समझना है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ईजी तरीके से हमने समझाया है गाइस, ईजी तरीके से, स्टूडेंट फ्रेंडली वे में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसा लगे कि क्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईजी वे में सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिसोर्स की हम बात करते हैं, सोइल। सोइल हमें पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि सोइल क्वालिटी अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, और ऑब्वियसली डेफिनेटली आगे चलकर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो सोइल क्वालिटी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। तो सोइल सबसे पहले देख लेते हैं सोइल बनती कैसे। तो सोइल में तीन मेन इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, और थर्ड है वेदर्ड रॉक। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें तो जो, जैसे ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि मेन्योर हो गया, प्लांट के रिमेन्स हो गए, इंसेक्ट के रिमेन्स हो गए, तो ये ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आते हैं, तो ये भी सोइल में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स तो हमें बताइए, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सोइल में। वेदर्ड रॉक क्या होता है, इसको आप पहले समझिए, वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग का मतलब होता है जब कोई चट्टान या पत्थर जो है हवा, पानी या कटाव, उसका कटाव होने लग जाता है, ठीक है, हवा या पानी की वजह से, तो वो जो कटाव होने के बाद जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम वेदर्ड रॉक कहते हैं। तो वेदर्ड रॉक से ही तो क्या बनती है, सोइल बनती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि सोइल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और वेदर्ड रॉक होते हैं, ठीक है। अब सोइल बनती कैसे है, तो सोइल फॉर्मेशन, तो सोइल फॉर्मेशन जो है 1 सेंटीमीटर सोइल को बनने के लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर सोइल को बनने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं, वो टाइम लगता है सोइल को बनने में। लेकिन बनती कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सोइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक यानी कि जिस रॉक से सोइल बन रही है, तो उस रॉक का कलर कैसा है वो भी डिफाइन करेगा सोइल कैसी होगी, उसका टेक्सचर कैसा है रॉक का, उसमें मिनरल कैसे है, तो वो सभी डिफाइन करेंगे सोइल फॉर्मेशन को, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट डिफाइन करेगा, क्योंकि क्लाइमेट जैसा होगा, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, तो ये सब भी अल्टीमेटली कहाँ पर, सोइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे।
उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा फ्लोरा फौना, ये भी अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। और उसके अलावा टाइम, ठीक है, टाइम उसकी थिकनेस को अफेक्ट करता है, कितने टाइम में बनेगी तो सॉइल कितनी थिक होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, तो प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें जो हमारे इस रिसोर्सेज को नुकसान पहुँचाते हैं, तो सबसे पहला है सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव होना, ठीक है। उसके बाद मिट्टी का डिप्लेशन होना, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग होगी तो सॉइल की क्वालिटी भी क्या होगी, ख़राब होगी। उसके अलावा डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, रेन फ्लड, ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे लिए जो क्या करती है, सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है या इस नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कंजर्वेशन मेजर क्या है यहाँ पर, कंजर्वेशन मेजर की अगर हम बात करें तो कुछ कंजर्वेशन मेजर हमारे पास है, जैसे कि सबसे पहला आता है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग का मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए कोई स्लोप वाला एरिया, तो वहाँ पर पैरेलल अगर हम प्लोइंग करेंगे, पैरेलल उस खेत को टिल्टिंग उसकी करेंगे, तो उसको हम काउंटर प्लोइंग कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है, वो पानी के साथ बहेगी नहीं सोइल। उसके अलावा हम रॉक डैम बना सकते हैं, रॉक डैम पत्थर का डैम बना सकते हैं ताकि पानी के साथ मिट्टी बह ना जाए। उसके अलावा मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग का मतलब होता है जैसे ये दो पौधे हैं हमारे पास, पेड़ नहीं ये पौधे हैं, तो हम जब फसल लगाते हैं तो ये हमारे पौधे हो गए, तो इनके बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर हम घास रख सकते हैं, जो सूखी घास होती है। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो सोइल में पानी है वो बचा रहेगा, ठीक है, वो बहेगा नहीं, सूख नहीं जाएगा, जिस वजह से अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। और सोइल भी बहेगी नहीं, जिससे उसकी क्वालिटी, उसकी फर्टिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि बहुत सारी जो टाइप ऑफ क्रॉप्स है हम एक साथ उगा सकते हैं। उसके अलावा शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स जो आपने जैसे आपने कई सारे इमेजेस में देखा होगा, जो पोलर रीजन होते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पर कैसे पेड़ होते हैं, इस तरीके के कोनीफेरस ट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेड़ लगा सकते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है कि सोइल इरोजन नहीं होता है, ठीक है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। सोइल क्या होता है, कैसे मिल, सोइल क्या होता है, जो लैंड है उसी का एक पार्ट है सोइल, लेकिन लैंड की टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो बारीक बारीक कण होते हैं, वही क्या है, सोइल है, ठीक है। सोइल में क्या क्या होता है, सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उसके कंजर्वेशन मेजर्स है, ये हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा, इसको फटाफट से रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है गाइस, बस आप बोर मत होइए। बोर तो नहीं हो रहे ना गाइस, बोर होने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो अब हम देख लेते हैं वाटर रिसोर्स के बारे में, ठीक है। वाटर क्या है, जल ही जीवन है, ठीक है, वो तो हमें पता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसका कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। तो वाटर का यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में, उसके अलावा प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज़ में और इलेक्ट्रिसिटी में वाटर का यूज़ होता है, ठीक है। वाटर रिसोर्स का यूज़ होता है इन सभी एरियाज़ में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती हैं, प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं इससे रिलेटेड। जैसे अगर हम बात करें वाटर का शॉर्टेज, वाटर स्केर्सिटी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वाटर स्केर्सिटी क्यों होती है, ठीक है। नेचुरल फैक्टर की बात करें तो जो पीपीटी है, पीपीटी वेरिएशन, यानी कि पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन, बारिश जो होती है, तो बारिश कई जगह कम होती है, कई जगह ज़्यादा होती है, तो ये नेचुरल फैक्टर है। प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन, इसलिए कई जगह पानी ज़्यादा होता है, कई जगह कम होता है। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया,
पॉपुलेशन हो गया और वाटर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो वाटर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, हमारे प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अर्बनाइजेशन, जैसे शहरीकरण जो होगा, इंडस्ट्रीज़ बनेगी तो बहुत सारा वेस्ट होगा। पॉपुलेशन की बात करें तो ज़्यादा पॉपुलेशन तो उनकी केवल रोज़ ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और पानी की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। वाटर पोल्यूशन तो हमें पता ही है कि वाटर में जो वेस्ट होता है केमिकल्स वगैरह, तो इस वजह से वाटर क्या होता है, नुकसान पहुंचता है हमारे इस नेचुरल रिसोर्स को। तो कंजर्व हम इसको कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन मेजर क्या है? तो वाटर को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम सही से ट्रीट करें बिफोर रिलीजिंग इट, तो वाटर में नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग से क्या मतलब है? वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि पानी को बचाना, जैसे कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक एग्जाम्पल है, जैसे हम बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सोचिएगा इसके हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। इरिगेशन में हम इसको कैसे बचा सकते हैं? इरिगेशन में बहुत ज़्यादा सिंचाई में पानी लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकल्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जितना ज़रूरत है उतना ही पानी उपयोग में लिया जा सके, ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। तो ये कुछ कंजर्वेशन मेजर्स हैं। इसके बाद हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में भी यहाँ पर फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, वेजिटेशन क्या होती है? वेजिटेशन कई टाइप की होती है, 1 2 3 4 टाइप की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले फॉरेस्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, रेन सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं। ग्रास लैंड की बात करें तो जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है, जहाँ पर रेन मॉडरेट होती है वहाँ पर ग्रास लैंड डेवलप हो जाते हैं। स्क्रब्स की बात करें यानी झाड़ियाँ, तो जहाँ पर ड्राई रीजन होता है, बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर स्क्रब्स वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। और उसके अलावा आती है टंड्रा वेजिटेशन, जो कोल्ड क्लाइमेट यानी कि पोलर रीजन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, जितने भी एनिमल्स जिसमें आते हैं, ठीक है, टाइगर, एलिफेंट और जितने बर्ड्स हो गए, पिकॉक, जितने भी एनिमल्स हैं सभी कहाँ आते हैं वाइल्ड लाइफ में। ये रिसोर्स कैसे, क्योंकि इन्वायरमेंट को बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे नेचर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जैसे वेजिटेशन की हम बात करें तो पेड़ों की कटाई और पोल्यूशन, इसकी वजह से वेजिटेशन में बहुत नुकसान होता है। और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो पोचिंग एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है, यानी कि उनके इलीगल ट्रेड के लिए उनका शिकार करना, जैसे कि उनकी स्किन हो गई, उनकी हाइड्स हो गई, उनके हॉर्न हो गए, टीथ हो गए, उनके कई बर्ड्स के पंख हो गए, तो इनके इलीगल ट्रेड के लिए उनका शिकार किया जाता है, तो उनको नुकसान ही पहुंचेगा ना गाइस। तो इसीलिए ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को भी खतरा है। अब इनका कंजर्वेशन कैसे होगा? कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन दोनों का कंजर्वेशन कैसे होगा? तो हमें पता है नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं इनकी सेफ्टी के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, रिजर्व्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। ठीक है, किसी भी रिसोर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है तो अवेयरनेस तो उसके लिए फैलानी पड़ेगी ना गाइस, कि ये रिसोर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो प्रीशियस रिसोर्सेज हैं हमारी, ये बचे रहे। और एक और बात, ये जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, हमारी एथिकल ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सारे रिसोर्सेज को बचाए रखें, क्योंकि हम इनको बचाएंगे तभी तो नेचर में बैलेंस बना रहेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा और हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।